नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल अजय रैना सर और उसका कारण है आज जिस कारण मैंने सर को बोला सर 15 मिनट ही सही समय निकालना पड़ेगा। एक ऐसा चीज हुआ है जो महाराष्ट्र का एक आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है। पाकिस्तान के चैनल पृथ्वीराज चौहान के ये जो है ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर चौहान बोले नहीं मांगूंगा माफी। बोला था पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में पहले दिन हार गई थी भारतीय सेना। पहले दिन भारतीय सेना हारी थी या नहीं हारी थी ये तो अभी हम सर से पता कर लेंगे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर में सर लगातार डेफ टॉक्स और अलग अलग चैनल जयपुर डायलॉग से लेकर हर जगह थे और हमारे साथ अभी शत्रुबोध कार्यक्रम में भी थे और द अभिषेक तिवारी शो पर भी मिलना जुलना हमेशा रहता है। किंतु सर सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम अभिषेक जी। आप मुझे छोटे भाई की तरह प्रेम भी करते हैं तो एक बात तो और भी है, ये व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा सा मुझे रोष आया। ये कांग्रेस की नई परिपाटी क्या शुरू है कि कुछ भी होना है तो भारतीय सेना पर बयान दिया। आज तक मैंने भारतीय सेना का कहीं भी, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इन मामलों में, और उन्होंने कहा कि भाई जो भारतीय सेना है उसके करेज का कोई सानी नहीं है। किंतु अगर हमारी तरफ से आया हुआ एक सीएम वो ये कहने लगे कि पांव उखड़ने लगे हमारे जवानों के, हमारे जवान पहले दिन हार गए, तो फिर हमने नूर खान एयरबेस पर और ये सब जो पूरे पाकिस्तान में तबाही के मंजर देखे वो क्या था? वो सब डोरेमोन करके गया था सर। और पाकिस्तान को तो ऐसा लगा कि यूएन में बोलने के लिए एक नया डोजियर मिल गया कि भारत का तो पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है इतने बड़े प्रांत का। ओवर टू यू सर, कैसे देखते हैं पहले आप इस पूरे प्रकरण को? सर पहला तो ये कि नाम पृथ्वीराज रखने से आप पृथ्वीराज महाराज नहीं बन सकते, आपकी औकात जो है वो किसी के निकल आती है। दूसरी बात ये कि इनकी जो ये कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के अगर इतिहास छान के देखेंगे, मैं आपको बड़ा शॉर्टकट में आपको एग्जांपल देता हूँ। ये उन लोगों की जी हजूरी करता है, उनके सामने दुम हिलाता है जिनकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। पंडित नेहरू ने कहा था मुझे फौज चाहिए ही नहीं, हम शांति प्रिय देश हैं। फिर 62 में पड़े थप्पड़, भागता हुआ अमेरिका के पास गया कि नॉन अलाइनमेंट छोड़ देता हूँ, आप मुझे अपने साथ बचा लो। ना पहले पाकिस्तान को कश्मीर का आधा हिस्सा काट के थे, तैयार हो गए थे नेहरू साहब बाय द वे, वो अलग कहानी किसी और सुनाएंगे। फिर आती है उनकी सुपुत्री आयरन लेडी। कल ही 16 दिसंबर हुआ, इधर पाकिस्तान को हराया। शिमला समझौते से पहले मानिक शाह साहब से बात तक नहीं की। हमारे 54 पायलट्स आज तक जेलों में, वो बेचारे खत्म हो गए पाकिस्तान के अंदर। छुड़ाने 93,000 बंदे भेज दिए, वो ना छुड़ाए। और वॉर खत्म होते ही आर्मी की पेंशन 10% कम कर दी। ये गिफ्ट था 71 की वॉर जीतने का आयरन लेडी द्वारा। और उसके बाद जो मानिक शाह जी के साथ हुआ, जिसका थोड़ा सा कंट्रोल या डैमेज कंट्रोल जाके फिर हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब ने किया, कितने साल लग गए। डेथ बेड पे जाके उनके पैसे पूरे दिए गए पेंशन के, जो उनके बाकी जो उनके बाद उनके सुपुत्र जी आए। उनके बहुत बड़े मित्र थे अरुण सिंह जी, जिनको इंदिरा गांधी ने अटैच किया था कि भाई मेरे भोले वाले बेटे को पता कुछ नहीं, राजीव गांधी को, तो इसको समझाएगा। बचपन के दोस्त थे। जब वो फोर्स स्कैंडल हुआ, उसने सिर्फ एक बात कही, वो रक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने राजीव गांधी को कहा, उसने अच्छी 2 गलतियां की। पहली गलती की, उन्होंने राजीव गांधी को बोला कि यार ऐसा है कि इतने एलिगेशन लग रहे हैं तो आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्लियामेंट में जवाब दे दो कि ये हुआ, ऐसे डील हुआ, कोई पैसा की नहीं। दूसरा, तब पोप जॉन पॉल यहाँ पे आए थे और सोनिया मैडम ने कहा था मैं एयरपोर्ट पे जाके उनको रिसीव करूंगी और उनके हाथ चूमूंगी। तो अरुण नेहरू ने कहा था राजीव गांधी को, हमारा सेक्युलर देश है, ये ड्रामा मत करो। 2 चीज़ों के चक्कर में उसको अपने जॉब, पॉलिटिकल करियर उसका खत्म हो गया। अरुण सिंह उसके बाद आपको नजर ही नहीं आए। फिर उनके एक और सुपुत्र आए जिनको पप्पू के नाम से जानते हैं। उरी स्ट्राइक कहाँ हुई, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर। और बीच में इनका एक नमूना था मणिशंकर आयर, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तानियों को कह रहा था हमारी मदद कीजिए मोदी जी को हटाने में। तो हमें तो अच्छी शौक नहीं होना चाहिए। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपका खून उबल रहा है। मैं चाहता हूँ ये अपनी असलियत सामने लाएं, हमारी जेनजी और युवा जो है आप जैसे, वो समझें। क्योंकि हम जब कहते हैं कि नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने किया, तो कई बच्चे सोचते हैं यार वो जमाना पुराना था, ऐसी ऐसी बातें किसको पता है। आपकी आंखों के सामने हो रहा है।
और मुझे एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ, अपने देश के लिए वो खुश हूँ। इसको मैं बोलना नहीं चाहता, फैमिली शो है, इसमें जो मेरा भी गुस्सा है वो अलग है, लेकिन ये असलियत आ रही है। ना मांगे माफी, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। हमारी यंगस्टर को, जनरेशन को याद रखना पड़ेगा, जब इलेक्शन पे जाओगे, वोट डालने जाओगे, तो ये लोग हैं और ये पार्टी है। मैं तो पॉलिटिकल स्फेयर में, आपको पता, मैं बात नहीं करता ज़्यादा, बट सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, जिसके कारण आज भी हमारी जवान मारे जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कहीं भी है, उन सब के जो रूट्स है ना, वो इनके घरों के अंदर से निकली हैं। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, खून उबलना चाहिए और उबलता रहना चाहिए। जी, बाकी क्या है कहीं इसका, क्या जवाब? बाकी जो नूर खान का तो चौथे दिन हुआ, जो पहले दिन मार पड़ी, जो 9 मदरसे उड़ा दिए गए और जिसके छतों पे होल हुआ, तो डोरेमॉन ने किया होगा, आपने सही कहा, हम तो हार गए थे। किया तो डोरेमोन नहीं होगा, क्योंकि हम तो, हमारे जवान तो हार गए। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर सहित सभी लोगों की बातें खिल गई। वो कह रहे थे, देखा, हमने तो पहले ही बोला। अब तो हिंदुस्तानी भी मान रहे हैं कि इंडिया हार गया है। सर, इंडिया, ये बिल्कुल। प्रभाव, हाँ, ये प्रभाव धुरंधर मूवी का तो नहीं है। उसके कारण तो बौखलाहट नहीं है कांग्रेस के अंदर कि हमारी पोल फिर मार्च में खुलेगी। अभी तो आधी पैंट खोली है, फिर उसके बाद नंगा करके बिना डायपर पहनाए बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया जाएगा, बिल्कुल। आर्मी स्टाइल में। इसका एक ही जवाब है कि भारत सरकार को, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ऐसे लोग यही जवाब है, क्योंकि एक्चुअली उसने पता क्या बोलना, उसके मुंह से भारतीय निकल के उसने बोला हमारी सेना पहले दिन हार गई। वो बेसिकली पाकिस्तानियों के बिहाफ पे बोल रहा था। अच्छा। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखे नहीं, जो ट्वीट वहां से आईएसआई वाले करते थे, वही ट्वीट फुल स्टॉप कमा चेंज किए बिना यहाँ कांग्रेस वाले करते थे। तो इनके बिल्कुल। अब्बू तो उधर बैठे हैं। आप देखो, चाणक्य ने कहा था या नहीं कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश की नहीं हो सकती। तो वो उनका लीडर है, विदेशी महिला इनकी सुप्रीम लीडर है। तो उसके नीचे भौंकने वाले ऐसे ही हैं, यही बोलेंगे। पर अच्छा लगा मुझे, आपने पॉइंट उठाया, आपको बुरा लगा, नहीं, मैं इसलिए ये खुश हूँ। मुझे बुरा मुझे लगना है। मुझे पर्सनली मुझे इसलिए बुरा लगा सर, क्योंकि ये बात भारत के उन बलिदानी सैनिकों की है। मुझे याद आता है कि 2013 में हमारे लांस नायक हेमराज का सर काट के पाकिस्तानी लेके गए थे। आज जो दर्शकों को थोड़ा अपडेट कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों की याददाश्त 2014 के बाद ही खुली है। आपको पता है दर्शकों, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, हमारे जवानों का सर काट लेने के बाद उस सर के साथ जो उन्होंने दुनिया में, देखिए, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस इस प्रकार की हरकतें नहीं करती। बहुत कम दुनिया में देश है जहां प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। पाकिस्तान की फोर्स को मैं प्रोफेशनल नहीं मानता, चाइना की आर्म फोर्सेस को मैं प्रोफेशनल नहीं मानता, ब्रिटिश को मानता हूं, फ्रेंच वाले भी है, जर्मनी वाले भी हैं, इंडिया वाले हैं, पर इवन प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं वो यूएस में है, पाकिस्तान में नहीं है, चाइना में नहीं है, टर्की में नहीं है। तो जो कुछ भी हमारे बलिदानी हेमराज सर का सर जब वो काट करके लेके गए थे, तब मुझे याद है बहुत पीड़ा हुई थी मुझे। और तब यही कांग्रेसी क्रिकेट मैच खेल रहे थे, इंडिया आई थी, इंडिया खेलने, मैं बता रहा, पाकिस्तान की टीम यहां आई थी और दिल्ली में मैच हुए थे, दिल्ली में क्रिकेट मैच हुए थे। बहुत लोगों को याद नहीं होगा। मुझे तकलीफ कर्नल सर इस बात की है ना कि आज एक आदमी के कारण आप सबके, जो आप लोगों ने बॉर्डर पर किया हम लोगों के लिए, हम लोग कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़े स्टेट का पूर्व सीएम रहा, अच्छा पीएमओ के अंदर बड़े दायित्व पे रहा, ये वो आदमी कह रहा है पाकिस्तान इसको कैसे लेगा। हम थोड़ा इस पे जाएं, पाकिस्तान इसको कैसे। पाकिस्तान को इसको अपने चैनल्स पे दिखाएगा। उन्होंने राहुल गांधी का स्टेटमेंट दिखाया, हमारी वो एक क्या वो राठौर, नेहा राठौर, उसके गाने वो जो गाती रहती है, इसको पुलिस ढूंढ रही थी पीछे, उसके स्टेटमेंट दिखाए। हमें गर्व है कि जिस पाकिस्तानी चैनल्स पे इन उल्लू के पट्टों के नाम आते हैं, उस पाकिस्तानी के मुंह से हमारा नाम भी निकला कि हम पाकिस्तान, हम रॉ के एजेंट हैं। तो ठीक है, नहीं अब तो बांग्लादेशी भी मांग रहे हैं सर, मैं भी दिखाने वाला हूं आपका, वो तो बांग्लादेशी भी मांग रहे हैं। उधर भी गदर मचा हुआ है। तो इनको आप भौंकने दीजिए। पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करेंगे इसको, और हमारे यहाँ पे है बहुत सारी पॉपुलेशन जो उसको बिलीव करेगी, और फिर पोस्टर छपेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में वो यूज होंगे। ये अनफॉर्चुनेट सच्चाई है हमारे भारत की। कुछ भी कह लीजिए, 30% लोग अगर इनको वोट देते हैं तो वो इनकी बकवासबाजी में बिलीव भी करते हैं।
ये एक सैड पार्ट है। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अभी देखिए ये भाई SIR होता है तो उसके बाद कितने % रहेगा वोट, वो देखने की बात है। कितने % कौन बचता है वो देखने की बात है। तो कहते हैं ना मोदी जी लंबी गेम खेलते हैं, और बाबा जी ने तो 4 करोड़ मुंह से बोल दिया। जब बाबा जी ने 4 करोड़ बोल दिया तो 5 करोड़ मान के चलिए आप। तो पाकिस्तान को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बोलेगा। अच्छी बात यह है कि ट्विटर पे एक्चुअली हमें पता चल जाता है कि वेस्ट एशिया का कौन है, साउथ एशिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसका एक्चुअल नाम है, उसका लोकेशन पता चल जाती है। बाकी मैं इतना कहूंगा कि जैसे आपने देखा ये जो कल अफवाहें फैलनी शुरू हुई, तेलंगाना पुलिस का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, तो थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन कोई पाकिस्तान का स्टेटमेंट AI से जनरेट करके दे रहा, उसको दबा के रीट्वीट और फैलाएं। यही एक शत्रुबोध और यही शत्रु से निपटने का तरीका है। बाकी रही बात, अभी आपने कहा चीफ मिनिस्टर, तो आपने देखा नहीं कि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर कैसे नियुक्त होते हैं? बादल मैडम ने बताया, सिद्धू मैडम ने बता दिया ना। हाँ, मिसेस सिद्धू ने बताया कि भाई हमारे पास 300-400 करोड़, 300 करोड़ का बोला था। हाँ, तो लग रहा है मिसेस सिद्धू के भी मन भर गए हैं कांग्रेस से। एनीवे, ये लेटेस्ट विवाद है जो बांग्लादेशी चिल्ला रहे हैं कर्नल साहब पर कि भाई ये आदमी राखी साजिश कर रहा है। और उसके बाद पूरा एकदम लिखा, आई होप सपोर्ट टेक्स एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल ओपनली कॉलिंग फॉर एसिनेशन ऑफ अ बांग्लादेशी पॉलिटिशियन। अबे पॉलिटिशियन, तुम लोग के देश में पॉलिटिशियन भी होते हैं क्या? पॉलिटिशियन किसको कहते हैं? और पता है विषय ये कौन है ये बंदा? जी, ये पोलैंड का है, CIA के लिए काम करता है। और अभी मैं आपकी फैमिली चैनल पे बोल नहीं सकता, इसका एक दोस्त है जो इसी जेंडर का है, उसके साथ इसका वीडियो लीक हुआ था। ये ब्लैकमेल हुआ था ढाका में, रिजीम चेंज करवाने आया था। तो ये इसकी कहानी है। तो इसको जो फिर लताड़ा ना, हमारे देशभक्तों ने जो लताड़ा, इसको ट्विटर पे बाद में कमेंट्स पढ़ना। फिर एक मैडम भी आ गई, उसने भी अभी बहुत सारे आ गए। अभी तो बहुत सारे आ गए। हम लोगों ने रिप्लाई करना शुरू किया है उस पे। मैंने रिप्लाई किया कि आवाज, आपने बोला फटी है आवाज है ये, मुझे खुद भी आवाज आई थी, लेकिन क्या फटने की आवाज ही मुझे पता नहीं है लगा कर्नल साहब। लेकिन ठीक है, कुछ तो फटने की आवाज आ रही है। मैं तो पटाखे की बात कर रहा था। हाँ, तो हम भी तो पटाखों की ही बात कर रहे हैं सर, हम लोग क्या फैमिली शो है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों जो ये पूरे पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा है, एकदम एकता आ गई है अचानक से। अभी कल 16 दिसंबर था, तो हमने देखा ट्विटर टाइमलाइन पे कुछ बांग्लादेशी ये भी चिल्ला रहे थे, अबे इंडिया के मजे से थोड़ी ना जीते, हम तो ऐसे जीते, पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं। ये अचानक से यूएस के द्वारा किए गए रिजीम चेंज के कारण है, या ब्लड का ही ऐसा दोष है सर कि एहसान फरामोश? DNA, लेकिन एहसान फरामोश का DNA नहीं, एक्चुअल DNA। अच्छा, कहना नहीं चाहिए। 71 में बांग्लादेश में कोई लेडी बची नहीं थी जिसका रेप नहीं हुआ था। हमारे जनरल VK सिंह साहब की आप पढ़ें कॉलम, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने क्या देखा था वहां जाके, आप उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये जो BNP की लीडर है हसीना, दैट जिया, शेख जिया, जो उसकी जनरल जिया की वाइफ, वो पाकिस्तान आर्मी में उसका हस्बैंड था, मेजर था, लेकिन वो मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तानियों के साथ अगेंस्ट। उसकी वाइफ को पाकिस्तानी ऑफिसर ने अपनी मेस में रखील बना के रखा। तो 10-12 ऑफिसर थे वो जो रोज उसके साथ जो भी करते थे। जब लड़ाई खत्म हुई और उसको छोड़ा गया, तो उसने कहा जिया ने मकबूल इसको मुजबिर रहमान को कि मैं अपनी वाइफ को तलाक दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे काबिल नहीं रही। मुजबिर रहमान ने कहा अगर ये मापदंड अगर बंगाल में लोगों ने लगाना शुरू किया तो यहाँ एक भी औरत काबिल नहीं है, तो हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे होता है ना, हम यहाँ वीर माता और वीर नारी का, ऐसा एक बांग्लादेश में टर्म है ऐसी लेडीज के लिए जिन्होंने वो रेप सहे। तो उनको इनकरेज किया गया कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट मत कीजिए, आप इसको एक मेडल की तरह पहनिए कि आप खड़ी रही, जिंदा रही। अब DNA कौन सा था उनके अंदर? वो खड़ी तो रही बेचारी, प्रेग्नेंट भी हुई, बच्चे डिलीवर हुए, लेकिन बाप कौन था? वो जो DNA ट्रेवल करता गया ना जनरेशन जनरेशन, वो देख रहे हो आज आप। नहीं तो कौन अपनी हिस्ट्री इतनी जल्दी 50 साल में अपनी हिस्ट्री भूल गए? आपने हिस्ट्री 50 साल के अंदर, हाँ, हिस्ट्री पूरी तरह से उल्टी। तो मतलब आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को एक्सप्लॉइट किया जब ISI ने। तो आज देखिए ना, आज अब उनकी एक बख्तरबंद गाड़ी उड़ी है पाकिस्तानियों की, और जब वो
चिथे चिथरे उड़ गए और जवान उनके रोड पे लेटे रो रहे थे, तो उनको अपने हेलीकॉप्टर गनशिप भेजनी पड़ी। उन्होंने सिविलियंस के ऊपर फायर किया उनको वहां से निकालने के लिए, जो सिविलियंस उनको देखने, मतलब मदद करने तो नहीं आए थे, देखने आए थे क्या हो रहा है, मारने वाले तो निकल गए। उन लोगों की शहर पे ये शेर बन के घूम रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इकट्ठे ही छिपे जाएंगे। पता नहीं क्यों अभिषेक जी, मुंह के अंदर वैसे तिल तो नहीं है मेरे। जिस दिन ये शेख यूनुस का हुआ था ना तख्तापलट, मैंने आदि को के शो पे बोला था कि पहले हम कहते थे पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मेरा भी दिल कह रहा है कि पाकिस्तान से पहले ये चिपे जाएंगे। तो लगता है इनके मुझे चिपने पता का नहीं क्यों लग रहा है कि मतलब त्रिपुरा के महाराज को जल्दी समंदर मिलने वाला है, एक अच्छा समंदर में ना आके महाराज ने कहा उम्मीद इच्छा करेंगे पूरी कि कर। हाँ, तो फिर उस उम्मीद करेंगे कि चौहान के साहब बोलेंगे कि ये समंदर भी नकली है, ये विभाजन भी नकली है, असली तो ये है, क्योंकि जी ये सब तो चल ही रहा है। सर आखिरी प्रश्न इस पूरे इसमें जो चल रहा है अभी, जिस प्रकार से ये पूरा बांग्लादेश के अंदर ये एक आउटरीच, हिंसा, घृणा भारत के लिए अचानक से फैली है, क्या इसका कारण एक एसआईआर और मिशन पुशबैक और डेमोग्राफी चेंज पर जो सरकार का अटैक है वो भी है? मल्टीपल रीजन। शुरुआत अगर आप बोलेंगे तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी गलती तो नहीं कह सकते, ऑप्शन नहीं थी। हमने एक ही घोड़े के ऊपर बेट लगा दी, उसका नाम था शेख हसीना। ये भी रियलाइज करना चाहिए था कि ये भी एक दिन अभी इंसान है, 80 साल की हो चुकी, कितनी जिएगी क्या। तो जब तक वो थी तो उसने जिहादियों को दबाया हुआ था, बड़े सारे जिहादी उसने टांग दिए, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली 75 में आपको पता मार दी गई थी, तो वो ढूंढ ढूंढ के उसने टांगे। जो बच गए अंडर ट्रायल तो उसको यूनुस ने छोड़ दिया। लेकिन वो लास्ट वाले 10 साल में ना करप्शन शुरू कर दी उसने, जो हमें मानना पड़ेगा। तो उसको लोगों ने, जो करप्शन से जो प्रजा बेहाल होती है, वो जब अपने शासक को गालियां निकालती है, तो उनको गालियों के साथ ये भी लगा कि ये भारत की एजेंट है, क्योंकि उसको भारत ने बचाया, इसकी फैमिली को भारत ने बचाया था। तो उन्होंने उसका जो गुस्सा था हमारे से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। ऊपर से डीएनए की बात मैं कर चुका हूँ, फिर यस जो आपने बोला ये और आग में फिर सोने में सुहागा हो गया। अभी ये हो रहा है कि जो गाय यहाँ से ये डाल के लकड़ी से बांध के स्मगलिंग करते थे, वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बांग्लादेश में आपको पता है दूध नहीं मिलता, 5 स्टार होटल में रहेंगे ना ढाका में, आपको फ्रेश दूध नहीं मिलता। बिकॉज जो भी गाय वहां आती है जो भारत से जाती स्मगल होके, पहले तो बेचारी दूधदारी होती नहीं, थोड़ी बहुत जो होती भी है तो उनको ये मार काट के खा जाते हैं। तो बेस्ट होटल्स जो बांग्लादेश में है वहां पे मिल्क पाउडर मिलता है आपको, फ्रेश मिल्क नहीं मिलता। तो ऐसे भूखा नंगा देश, उसको भी ये मीट भी बंद हो गया। अब इसको मीट तो नहीं कह सकता गौ मांस को, बट जो भी आप उसको कहें, तो ये फिर उबलेंगे ना। टेक्सटाइल खत्म हो गई, बिजनेस ठप हो क्या गया। इंदिरा गांधी ने सर एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया कि 1971 में जब वो बन रहा था स्ट्रेटेजी, तो हम थोड़ा सा चिकन चेस्ट की तरफ उसी टाइम चले जाते, और चूंकि एहसान तले दबे थे तो हमारा बन भी जाता वो। क्या हमने जंग जीतने के बाद बांग्लादेश के संदर्भ में एक स्ट्रेटेजिक गलती की है? एब्सोल्युटली की है। पाकिस्तानियों ने बेवकूफ बनाया हमारा शिमला में। वो तो कहते हैं ना जंग हारी मैदान में, जीती मैदान पे, टेबल पे हार दी, वो तो हुई। बांग्लादेशियों ने कुछ बोला ही नहीं। पर हम इतने ज्यादा एक ऊंचे अपने प्लेटफॉर्म में अपने आर्म फोर्सेस वहां पे एक लंबे समय तक रख सकते थे, वो मानते भी इस बात को कि नहीं नहीं जरूरी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से वगैरह वगैरह, और लंबा पैच हम बना सकते थे। बिल्कुल बन सकता था। तब पॉपुलेशन भी नहीं थी इन इलाकों में, अभी तो इतनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है पूरा। है गलतियां हैं वो माननी पड़ेंगी। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर एलिगेशन लगाएंगे, नहीं आप बिना सबूत के कह रहे हैं, तो मैं, आप चूंकि इसके एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं पूछा हूँ कि क्या वो हमारी हमने 1 इंच बाउंड्री चेंज नहीं की 71 के बाद, 1 इंच, सिर्फ 2 टुकड़े। इंदिरा गांधी जी का तो प्लान ही नहीं था ढाका कैप्चर करना। मैं चलो आपके दर्शकों को ये बता दें, किसी को तकलीफ है तो मेजर चंद्रकांत सिंह साहब की वीर चक्रा है वो 71 के, उनकी किताब पढ़ लीजिए आप, जनरल सगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ लीजिए। मैडम ने कहा था मेघना रिवर के इधर नहीं आना। मेघना रिवर जो है, जब कलकत्ता से आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो पहले ढाका आता है, फिर मेघना रिवर आता है, और उसके बाद आगे वाला बांग्लादेश आता है जो हमारे चिटागोंग हिल ट्रैक्स को जुड़ता है। तो इनका प्लान ये था भारत सरकार का कि सिर्फ हम उस इलाके को आज़ाद करा के बांग्लादेश बनाएंगे, और जो ये ढाका वाला इलाका है ये पाकिस्तानियों के पास रहने देंगे। वो तो जनरल सगत सिंह को थैंक यू बोलो, उसने बोला ऐसी की तैसी, वो अपनी इनिशिएटिव पे पहुंच गए ढाका, और इस चक्कर में उनको आर्मी कमांडर ने बनने दिया। वो जनरल सगत सिंह जिन्होंने ढाका आपको लेके दिया, उससे पहले नथुला में चाइनीज की नाक तोड़ी, उससे पहले गोवा लिबरेट कराया। ऐसे जनरल अफसर को आपने आर्मी कमांडर तक नहीं बनने दिया।
तो ये है, सबूत चाहिए तो पढ़ लीजिए, बहुत सारी किताबें हैं। और उसके बाद यस, अगर आर्मी से कंसल्ट किया होता, किसी से बात की होती, शिमला समझौता करने से पहले किसी को साथ लेके गई होती, तो पाकिस्तान की भी बेवकूफ़ी नहीं करते। तुर्तुक हमारे हाथ में आ चुका था, स्कार्दू 24 घंटे के अंदर हमारे हाथ में था, और आज स्कार्दू में चाइनीज एयरबेस है। बहुत गलतियां हुई हैं अभिषेक जी, वो तो फिर ऑफ कोर्स। चलिए वो तो अलग चर्चा होगा जी। तो सर आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा वास्तव में क्रोध जो है वो ऐसे कांग्रेसियों पर है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विक्ट्री को, हमारे सेना के अदम्य साहस को, जो आदमी नेता जिसके पास कोई विवेक नहीं है, जो आर्मी के बारे में ABC कुछ नहीं जानता, हमारी सेना कैसे फंक्शन करती है, हमारी एयरफोर्स कैसे फंक्शन करती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे फंक्शन करती है, वो जब भारतीय जवानों के बलिदान पर भी आक्षेप लगाती है तो यह शर्मनाक है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप ट्रेवल कर रहे हैं और फिर भी आप समय निकाल के शो कर रहे हैं, और ये खून उबलते रहना चाहिए अभिषेक जी। जिस दिन खून ठंडा हो जाएगा मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला शो मैं इसलिए स्पेसिफिक, जैसे मुझे पता चला तो मैंने बोला कि नहीं मैं करूंगा इस पे, इसलिए करना जरूरी था कि इसी के रीजन में आदर्श स्कैम हुआ था सर। वो आदर्श स्कैम हमारे कारगिल के बलिदानी जवान थे, उनकी पत्नियों के लिए था। वहां भी इन लोगों ने चोरी करी थी, इसलिए बताना जरूरी है। धन्यवाद। प्रणाम सर।